नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ वो बात करने वाली हूँ जीएस पेपर 1। जी हाँ दोस्तों, जीएस पेपर 1 मेंस का सिलेबस एनालिसिस आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आज जो सिलेबस एनालिसिस कर रही हूँ वो मैं इंग्लिश में कर रही हूँ, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। और इसके बाद मैं हिंदी मीडियम में भी जीएस पेपर 1 मेंस का एनालिसिस कर दूंगी। जैसा कि मैंने प्रीलिम्स का सिलेबस का एनालिसिस किया था, वो दोनों लैंग्वेज में किया था, ये भी मैं दोनों लैंग्वेज में ही करूंगी ताकि दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को इसमें फायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने यूपीएससी मेंस सिलेबस का पूरा एनालाइज किया हुआ है। ये जीएस पेपर 1 का है, ठीक है, ये पूरा जीएस पेपर 1 का है। देन यहाँ पे जीएस पेपर 2 आ जाता है, अभी ये इंग्लिश में है। और फिर जीएस पेपर 3 भी है यहाँ पे, और ये पूरा जीएस पेपर 4 भी है। मतलब यहाँ पे मैंने पूरा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और अभी हिंदी में मेरा काम चल रहा है। ये आप देख सकते हैं, हिंदी में भी काम चल रहा है। तो ये मैंने एनालिसिस किया हुआ है दोनों लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका जीएस पेपर 1, जो कि है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं, तो जब आप मेंस का सिलेबस देखते हैं तो जीएस पेपर 1 में ये इतना ही दिया होता है। अब आप अगर सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, उसके साथ साथ हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। मतलब जो सिलेबस है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। और अगर हम इंडियन हेरिटेज और कल्चर, मतलब आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है, अगर वो हम हिस्ट्री में ले लेते हैं, जैसे कि जीएस पेपर 1 में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर है, तो वो ये 3 हो जाता है, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर मतलब भारतीय विरासत और संस्कृति। अब इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में आपका आ जाएगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर आ जाएगा, इंडियन क्राफ्ट्स एंड पेंटिंग आ जाएंगे, इंडियन म्यूजिक एंड डांस आ जाएगा, भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन आ जाएगा, इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर आ जाएगा। तो एक एक करके हम पॉइंट डिस्कस करते हैं कि किस किस के सब टॉपिक्स क्या क्या होंगे। तो देखिए, यहाँ पे सारे टॉपिक्स बताना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, पर मैं कुछ टॉपिक्स बता दूंगी जिससे कि आपको ये समझ आ जाएगा कि क्या क्या इसके सब टॉपिक्स हैं हर एक टॉपिक के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में सबसे जो इम्पोर्टेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो मतलब आपको आर्ट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, देन आर्किटेक्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है। इसके बाद आपको आर्ट्स ऑफ द मौर्यन पीरियड पढ़ना है, पोस्ट मौर्यन पीरियड का आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ना है, गांधार, मथुरा और सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट पढ़ना है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स, डेक्कन आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके साथ साथ अब आता है इंडियन क्राफ्ट्स एंड पेंटिंग। तो इंडियन क्राफ्ट्स एंड पेंटिंग नाम से ही समझ आता है, मतलब इसमें क्या होगा, इंडियन क्राफ्ट्स होगा और पेंटिंग होगा। पेंटिंग वाला टॉपिक प्रीलिम्स में भी पूछा जा रहा है और पिछले 2 साल से तो पेंटिंग्स के क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो मेंस में भी है इंडियन क्राफ्ट्स एंड पेंटिंग। तो इंडियन क्राफ्ट्स में क्या आ जाएगा, इंडियन क्राफ्ट आएगा, हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया आ जाएगा, एम्ब्रॉयडरी आ जाएगा, टेक्सटाइल्स आ जाएगा, जो इंडियन ट्राइबल क्राफ्ट्स होते हैं वो आ जाएगा, पेंटिंग्स आ जाएगा, जितनी भी फेमस पेंटर्स हैं वो भी आ जाएगा इस इंडियन क्राफ्ट्स एंड पेंटिंग्स में, और एक्सेट्रा कर देते हैं, ठीक है। अब आता है इंडियन म्यूजिक एंड डांस। इंडियन म्यूजिक एंड डांस में मतलब नाम से ही समझ आ रहा है कि इंडियन म्यूजिक आएगा, जितने भी डिवीजन हुए हैं इंडियन म्यूजिक के वो आएंगे, डांस और जितने भी अदर आर्ट फॉर्म्स होते हैं वो आएंगे, जितने भी कल्चरल इंस्टीट्यूशन है रिलेटेड टू म्यूजिक एंड डांस वो आएंगे, ड्रामा, सिनेमा, पपेट्री, जो भी अभी मॉडर्न इंडियन जो सिनेमा चल रहा है, यानी जो आधुनिक भारतीय सिनेमा चल रहा है, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। मेंस में इससे सवाल पूछ लिए जाते हैं। फिर आता है आपका भक्ति और सूफी ट्रेडिशन। तो भक्ति सूफी ट्रेडिशन में क्या आएगा, आपका भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, सूफीज्म की ग्रोथ कैसे हुई वो। अब इंडियन लैंग्वेज एंड आर्किटेक्चर। तो इंडियन लैंग्वेज आर्किटेक्चर में आ जाएगा आपका इंडियन लैंग्वेज फैमिलीज, संस्कृत, हिंदी साहित्य मतलब हिंदी लिटरेचर, तमिल साहित्य मतलब तमिल लिटरेचर, क्लासिकल लैंग्वेजेस एक्सेट्रा इस टॉपिक में आ जाएंगे, मतलब इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर में। अब नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सोसाइटी। सिलेबस में देखिएगा सोसाइटी।
तो अब सोसाइटी मतलब किसके बारे में बात हो रही होगी, इंडियन सोसाइटी के बारे में। तो इंडियन सोसाइटी क्यों, तो इंडियन सोसाइटी का यहाँ पे है, तो इंडियन सोसाइटी में टॉपिक्स जो आपके हैं कवर करेगा इंडियन सोसाइटी, जैसे कि फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज, सोशल एम्पावरमेंट, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, और ये टॉपिक आ जाएंगे आपके इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, अब फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी में क्या आ जाएगा, जैसे कि प्रेवलेंस ऑफ कास्ट सिस्टम, रिलीजन, फैमिली, डाइवर्सिटी, जितनी भी जेंडर स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस होती है वो इसमें आ जाएगा। और रोल ऑफ वुमेन और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में मतलब रोल ऑफ वुमेन आएगा, जो इंडिविजुअल वुमेन का रोल क्या होता है वो आएगा, जितने भी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका रोल क्या है, वो इंपॉर्टेंट वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं वो आ जाएंगे। अब पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज में आ जाएगा आपका पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है इंडिया की वो, और जितने भी इश्यूज रिलेटेड है पॉपुलेशन वो आ जाएंगे। तो ये सब आ जाएगा आपका पॉपुलेशन में। देन आपका पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यू, तो पॉवर्टी मतलब गरीबी, ये टॉपिक आ जाएगा। जितने भी विकास की अवधारणा है मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है वो आ जाएगा, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट वो आ जाएगा। देन आपका आता है अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज, मतलब शहरीकरण, उसकी समस्याएं क्या क्या है और उसके उपाय क्या क्या है। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन इन इंडिया में क्या आ जाएगा, भारत में भारत का शहरीकरण कह सकते हैं, भारत में शहरीकरण, इवोल्यूशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, इफेक्ट्स क्या है अर्बनाइजेशन के इंडिया में, प्रॉब्लम क्या है अर्बनाइजेशन की, जो स्टेट पॉलिसीज है जो कि अर्बन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए बनाई गई हैं वो क्या क्या है, या कह सकते हैं कि जो शहरी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए राज्य की जो नीतियां हैं वो क्या क्या है, जो ग्लोबलाइजेशन है उसका इफेक्ट क्या पड़ता है इंडियन सोसाइटी पे, वो इस टॉपिक में आ जाएगा अर्बनाइजेशन एंड प्रॉब्लम एंड रेमेडीज में। देन आपका आता है सोशल एम्पावरमेंट, तो सोशल एम्पावरमेंट का मतलब होता है सामाजिक सशक्तिकरण। तो अब इसमें बात आती है कि हमें एम्पावरमेंट की जरूरत क्यों है, वुमेन एम्पावरमेंट, शेड्यूल कास्ट एंड एम्पावरमेंट और शेड्यूल ट्राइब्स और एम्पावरमेंट की क्यों जरूरत है, मतलब जो आदिवासी है या जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनका सशक्तिकरण। ठीक है, अब आता है रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म। तो रीजनलिज्म मतलब क्षेत्रवाद, सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता और कम्युनलिज्म मतलब सांप्रदायिकता। ठीक है, तो इसमें आपको ये पढ़ना है, जितने भी भारत में जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनके बारे में पढ़ना है, मतलब जितने भी रीजनल इश्यूज हैं वो पढ़ना है आपको। ये टॉपिक इस तरीके से कवर करना है कि आखिर ये होता क्या है, इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है, तो ये सब आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट तो है ही इसमें क्योंकि ऑलरेडी हिस्ट्री लिखा हुआ है। तो मॉडर्न हिस्ट्री काफी कवर कर देता है आपका प्रीलिम्स में, अगर आपने प्रीलिम्स का भी कवर करता है और मेंस का भी तो कवर करता ही करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री। प्रीलिम्स में इसमें 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री क्या है। इसमें आता है आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, राइज ऑफ नेशनलिज्म, भारतीय मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, जितनी भी इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हुई है जैसे कि आपकी मतलब गदर आंदोलन या फिर होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये सब, राइज ऑफ गांधीयन लीडरशिप। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइज ऑफ गांधीयन लीडरशिप। ठीक है, जैसे कि अराइवल ऑफ महात्मा गांधी, जब भारत में महात्मा गांधी आए और उन्होंने जितनी भी आइडियोलॉजीज थी और उनके जो पॉलिटिकल मेथड्स थे गांधी के, वो अर्ली पॉलिटिकल एक्टिविटीज, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, प्रजामंडल मूवमेंट्स, तो ये सब। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मूवमेंट्स, जितनी भी डेवलपमेंट हुई है नेशनल मूवमेंट की 1929 से 1940 तक, 1929 से 1940 तक, जैसे कि साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, लाहौर सेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, अगस्त ऑफ वर्ल्ड वॉर एंड कांग्रेस, इस तरीके के जितने भी सेशंस हुए हैं वो, खासकर जो हरिपुरा और त्रिपुरी कांग्रेस सेशन है वो। ठीक है, अब आता है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट एंड राइज ऑफ कम्युनलिज्म, कि क्विट इंडिया मूवमेंट के कॉजेस क्या थे, फीचर्स क्या थे, उसके इम्पैक्ट्स क्या है। ठीक है, राइज ऑफ कम्युनलिज्म मतलब जो सांप्रदायिकता है उसका उदय कैसे हुआ, तो ये सब टॉपिक इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब आता है पीरियड ऑफ 1940, तो 1940 की जो अवधि थी वो, इसके बाद आपका आता है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, देन आपका आता है जितनी भी ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है, जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं जैसे कि महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय एक्सेट्रा। ठीक है, जितने भी ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, जब मैं इसका डिटेल में और बताऊंगी आपको एक, तब मतलब सब टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स, तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है,
तो ये इसमें आ जाता है ग्रेट पर्सनालिटीज में। अब आता है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या आपका आएगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की डेवलपमेंट कैसे हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की टाइप्स क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के, वो इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और सिग्निफिकेंस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के। देन अमेरिकन रिवॉल्यूशन में भी सेम कि बैकग्राउंड क्या था अमेरिकन रिवॉल्यूशन का, इवेंट्स क्या थे जिसने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जनरल कांग्रेस ऑफ फिलाडेल्फिया, ठीक है, ये सब इसमें आ जाता है। सिग्निफिकेंस क्या हुए, जो सिग्निफिकेंस क्या है अमेरिकन रिवॉल्यूशन के। फिर आता है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी यही सब आपको पढ़ना है। देन आपका आता है यूनिफिकेशन इन यूरोप, इटली एंड जर्मनी, ठीक है, यूनिफिकेशन पढ़ना है इटली का, जर्मनी का, कंपैरिजन करना है बिस्मार्क और कैवियर में। देन आपका आता है वर्ल्ड फ्रॉम 1870s टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उधर पे क्या आपको पढ़ना है, यूएसए, जापान, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, बैकग्राउंड क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, वो सब। फिर आपका आता है डेवलपमेंट बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स, कि जो जितनी भी दो विश्व युद्ध हुए थे उनके बीच विकास क्या हुआ, जैसे कि जो डिक्टेटेड पीस और ट्रीटी ऑफ वर्साइल, डेवलपमेंट इन रशिया, डेवलपमेंट इन कोरिया, और जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थे वहां पर, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में विकास, तो ये सब आपको पढ़ना है। यूरोप में विकास 1924 से 36 में 1936 तक यूरोप में कैसे विकास हुआ, ये सब। फिर आपको पढ़ना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देन द वर्ल्ड सिंस 1945, इम्पेरियलिज्म, कॉलोनाइजेशन और डिकॉलोनाइजेशन, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। पॉलिटिकल फिलोसफीज पढ़नी है और ये सब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं सोच रही हूँ कि एक अच्छे से मेरा काम एक्चुअली चल भी रहा है इस सिलेबस के ऊपर, कि अच्छे से मैं सारे जो टॉपिक्स हैं उनको एक साथ लिख लूँ और सारे टॉपिक्स के अंदर जितने भी सब टॉपिक्स हैं उन्हें एक साथ कवर कर दूँ, ठीक है। तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ना है और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पढ़ना है। तो हम देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में आप सभी को पता है क्या आता है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ मूवमेंट, इंटरनेशनल डेट लाइन्स, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग अर्थ क्रस्ट, कास्ट टोपोग्राफी, प्लेट टेक्टोनिक्स, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। विंड इरोजन, जो वेव से इरोजन होता है वो सब इसमें आता है। देन आपका आता है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी मतलब होता है जलवायु विज्ञान। तो जलवायु विज्ञान में क्या आता है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इंसोलेशन एंड टेम्परेचर वेरिएशन, एयर मासेस, जेट स्ट्रीम, ह्यूमिडिटी, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन फ्रंट्स, टेम्परेट साइक्लोन्स और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये सब इसमें आता है। देन आपका आता है ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी मतलब समुद्र विज्ञान कह सकते हैं। तो ओशिनोग्राफी में रिलीफ ऑफ द ओशन, जनरल प्रोफाइल और रिलीफ ऑफ इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन की और पैसिफिक ओशन की, टेम्परेचर ऑफ द ओशन, नामी, कोरल रीफ्स, इसमें ये कवर करता है एक्सेट्रा, ठीक है। एक्सेट्रा करती हूँ मतलब और भी इसमें और टॉपिक्स हैं। अब आपका आता है इंडियन फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी में आपका आता है क्या है, जनरल प्रोफाइल इंडिया की, रिलीफ फिजियोग्राफिक डिवीजन और ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, रिवर सिस्टम इन इंडिया, लेक्स, इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स, नेशनल वाटर ग्रिड, क्लाइमेट, इंपॉर्टेंट थ्योरीज और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। फिजियोग्राफी में ये सब आता है। देन आपका आता है नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो नेचुरल रिसोर्सेज प्लस इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं जो वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मिनरल रिसोर्सेज का, वो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कंजर्वेशन किस तरीके से किया जाए, सॉइल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, डिफॉरेस्टेशन, वाटर रिसोर्सेज, फिशिंग, वर्ल्ड इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रियल रीजन है वर्ल्ड में, वो नेचुरल रिसोर्सेज रिच अफ्रीका एंड इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस इन आर्कटिक रीजन, जितने भी आर्कटिक रीजन में ऑयल और नेचुरल गैस है वो। देन आपका आता है इंडिया एग्रीकल्चर रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इंडिया में एग्रीकल्चर रिसोर्सेज और इंडस्ट्री, मतलब इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, रिसोर्सेज क्या है और इंडस्ट्रीज क्या क्या है। तो सेम चीज यहाँ पे कवर होगी, जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर, ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया, मिनरल्स इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, एनर्जी रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इंडस्ट्रीज रीजन इन इंडिया और एक्सेट्रा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बहुत ही जल्दी में आपको शॉर्ट में सिलेबस बता दिया ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि जो जीएस
मेंस का सिलेबस है जो यूपीएससी ने एक लाइन में लिख दिया है वो कितना बड़ा है, ठीक है। इसके अंदर भी और ह्यूज मतलब और सब टॉपिक्स है जिसे आपको कवर करना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अभी मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का हिंदी में बना रही हूँ एनालिसिस टॉपिक के साथ। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से मैं बना रही हूँ हिंदी में, कि जैसे कि अगर हम 18वीं शताब्दी से पूर्व का विश्व पढ़ते हैं तो उसमें आप सामंतवाद अगर देखते हैं तो सामंतवाद के अंदर देखिए मैंने यहाँ पे ये 2 में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आप, भूमिका क्या थी, सामंतवाद का विकास क्यों हुआ, मैनर, किसान, राजा व सामंत और इसके साथ साथ सामंतवाद की विशेषताएं और उसका निष्कर्ष क्या था, फिर चर्च की बुराइयां, परिवर्तन का समय, ये सब जो टॉपिक्स हैं मतलब सब टॉपिक्स मैंने सारे ऐड करने की कोशिश की है ताकि पूरी तरीके से जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। अभी इस पर मेरा काम चल रहा है, हो सकता है इस मंथ कवर हो मतलब काम कंप्लीट हो जाए। अभी विश्व इतिहास का काम कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, एक आइडिया आपको दे दिया है कि जीएस पेपर 1 में किस तरीके से जो सिलेबस है वो दिया गया है, ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।